हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको गुप्त वन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो बताइए दोस्तों, पहले का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला आंसर होगा क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो दोस्तों सेकंड का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है बताइए आप लोग। इसका भी क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या बोलता है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो बताइए कौन सा गुप्त शासक था जिसने क्या किया था, सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों देखिए तीनों क्वेश्चन जो है एक जैसी हैं और तीनों का आंसर भी सेम है, तो क्या होगा इसका भी, चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो बताइए गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों बताइए रजत सिक्का किसने जारी किया था? तो दोस्तों जो पांचों का राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल इसका भी राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या बोलता है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? तो बताइए गुप्त नरेश जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी दूसरी राजधानी क्या थी दोस्तों बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उज्जैन होगा। क्या होगा, उज्जैन, महाकाल का देश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शक विजेता किसे कहा माना जाता है? तो जो शक विजेता है उस किसे माना जाता है दोस्तों, बताइए सातों का राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या बोलता है, शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया था? क्या क्वेश्चन है, शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया था? तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी है? तो दोस्तों 9वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम क्या है, देवगुप्त के का दूसरा मतलब देवगुप्त दूसरा नाम है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो बताइए परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी सबसे पहले, जो पहला गुप्त शासक था? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी एक राजा की बात कर रहा हूँ तो उससे 5 से 6 क्वेश्चन रिलेटेड है, दूसरे राजा की बात कर रहा हूँ उससे 5 से 6 रिलेटेड है क्वेश्चन है। तो एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस बनाए गए। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो बताइए इनमें से कौन था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो दोस्तों 11वें का राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था क्या क्या था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था? तो बताइए कौन सा केंद्र था पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र? तो दोस्तों 12वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप लोग बताइए, उनका केंद्र जो था कौन सा था, मथुरा। कौन सा, मथुरा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो बताइए कौन था जो 56 में क्या हुआ था, वर्ष 56 में मतलब 56 साल की उम्र में सिंहासनारूढ़ हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों 13वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। आप देख सकते हैं कैसे एक ही राजा के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी? तो बताइए पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि दोस्तों किसको दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी को दिया गया था। किसको दिया गया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी।
दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन शायद ही कोई बताता होगा, क्योंकि यूट्यूब पे जितने लोग पढ़ाते हैं लगभग उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईजी होते हैं। ईजी इसलिए होते हैं ताकि बच्चे कैच करें और बच्चे उनसे ही पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो पेपर से रिलेवेंट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों 15वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय कोई सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, इसमें समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं क्या कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 16वें का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा V.A. स्मिथ ने क्या कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है। तो दोस्तों 17वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, प्रयाग प्रशस्ति में। किसमें, प्रयाग प्रशस्ति। जो आप प्रयाग प्रशस्ति देखें ना लेख। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। तो बताइए कौन सा संबंधित नहीं है समुद्रगुप्त से। तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय का ये उपाधि है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या बोलता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। तो दोस्तों 19वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, किसके बारे में देता है, समुद्रगुप्त। इससे पहले मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, लिच्छवी दोहित किस सम्राट को बताया गया है। तो दोस्तों 20वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त किया था। तो बताइए हुणों पर विजय प्राप्त करने वाला कौन सा गुप्त शासक था। तो दोस्तों 21वें का राइट आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त। क्या नाम है, स्कंदगुप्त। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है। तो बताइए कौन से अभिलेख में हुआ है हुणों का उन्मूलन का उल्लेख। तो दोस्तों 22वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, भित्तीय अभिलेख। ठीक है, वैसे भित्तीय अभिलेख बोलते हैं इसको। ठीक है, कौन सा अभिलेख, भित्तीय अभिलेख में क्या मिला हुआ है आपको, हुणों के उन्मूलन का उल्लेख मिला हुआ है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या बोलता है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किए थे वो कौन थे। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कौन थे, स्कंदगुप्त थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कहते हैं, किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया था। तो बताइए दोस्तों किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया था। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या बोलता है, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में से कौन हर्ष का समकालीन था। तो बताइए हर्ष का समकालीन राजा कौन था दोस्तों। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, माधव गुप्त होगा। क्या होगा, माधव गुप्त। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या बोलता है, किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक मिला है। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, स्कंदगुप्त के ही सोने के शीशे में। ठीक है, वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या बोलता है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। तो बताइए कांची का जो राजा था वो कौन था दोस्तों। तो दोस्तों 27 को जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप लोग के हिसाब से, विष्णुगुप्त। क्या होगा, विष्णुगुप्त होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त ने ही बनाया था। किसने बनाया था, स्कंदगुप्त ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहते हैं, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। तो बताइए कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में कौन सी श्रेणी संगठन का नाम है। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, तंतु वाय होगा। क्या होगा, तंतु वाय। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियों बैंक का भी काम करती थी। मतलब
कौन सा अभिलेख थे जिसमें बताया जाता था कि बैंक का काम करती थी पहले की जो श्रेणियाँ थी? तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके हिसाब से? कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या बोलता है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर, आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। 31 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? कुमार गुप्त। कौन थे? कुमार गुप्त जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे? संस्थापक थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग किया है कि फर्स्ट सेकंड डाल दिया गया नाम में। तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? कुमार गुप्त प्रथम, ना कि द्वितीय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फायन के यात्रा विवरण का नाम क्या है? तो फायन के जो यात्रा विवरण है दोस्तों, इस यात्रा विवरण का नाम क्या है? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? फो क्योंकि। क्या नाम था? फो क्योंकि फायन के यात्रा विवरण का नाम था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? फायन ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? तो दोस्तों 34 का राइट आंसर क्या होगा? किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें से किसी के नहीं दिया, किसी के बारे में नहीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? चीनी यात्री फायन की भारत के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या बोलता है? चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। तो दोस्तों भारत का दशा का वर्णन किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? फायन होगा। कौन होगा? फायन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या बोलता है? चीनी यात्री फायन के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह, तो बताइए इसमें कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा 37 का? तो इसका कंप्लीट सेंटेंस ये होगा कि गुप्त वंश के शासक का कोई उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, तो चीनी यात्री फायन के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह गुप्त वंश के शासकों का कोई भी उल्लेख नहीं करता है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया था? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कपिलेश्वर और उपमितेश्वर नाम था। क्या नाम था? कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। कौन सा गुप्त कालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो दोस्तों 39 का राइट आंसर बताइए कौन सा अभिलेख था वो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या कहते हैं? दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबंध है? तो दोस्तों 40 का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कुमार गुप्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या बोलता है? नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी एवं सार्थवाह का उल्लेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त गुप्त अभिलेखों में हुआ है। तो दोस्तों ये बताइए कौन से जगह से पाया गया, मतलब ये जो आपका कौन सा गुप्त अभिलेख है? ठीक है, सार्थवाह और श्रेष्ठी, नागर श्रेष्ठी का जो अभिलेख है कहाँ से पाया गया? नगर प्रशासन के बारे में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुंडुवर्धन। कहाँ से? पुंडुवर्धन से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा मैं बता दूं आपको, एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सती का सर्वप्रथम कालंकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो दोस्तों 43 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? सेम एरन में मिला है। कहाँ में है? एरन में। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख है?
तो दोस्तों 44 का भी राइट आंसर क्या होगा आपको भी पता होगा, कौन सा अभिलेख था, एरन अभिलेख। तो देखिए एक जैसी क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 437 से 38 के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 45 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, क्या मिला है, रेशम बुनकरों के, किनके अभिलेख मिले, रेशम बुनकरों के, ठीक है, इन्हीं के सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिला है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं इसको। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 46 का वो क्या होगा बताइए आप लोग। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, किससे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में से कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है। तो बताइए लौह स्तंभ पर पाया गया हुआ कौन सा अभिलेख है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, महरौली प्रशस्ति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में किसने अपने बार बार गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 48 का बताइए आप लोग क्या होगा, अनंत वर्मन। किसने किया, अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन ने अपने बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके हिसाब से जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, गुप्त काल में। कौन से काल में, गुप्त काल। अब दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रह रहा है, वो आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। तो आप जिसमें भी लोगों को पता हो आंसर तो कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप आज वीडियो देख रहे हैं या 1 साल बाद देख रहे हो वीडियो को, फिर भी आपको कमेंट में करना है कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन ईजी है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल में स्वर्ण युग कहा जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कल कमेंट में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ 50 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।